नमस्कार दर्शक बंधु मु सत्य दर्शक बंधु कमेंट बॉक्स माध्यम आपणकर लगातार रही से गोटे अनुरोध भारतर अंतिम प्रधानमंत्री किए नाटी खोलतु तेबे मालिका रिसर्चर मान सहित आमर जारी था ए विषय चर्चा सूत्र दिल्ली बर्तमान जोड़ी आम सहित सीनियर मीडिया जर्नलिस्ट आउ जर्नलिस्ट गुरु श्री सौरभ कौशिक जी। सौरभ जी स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सौरभ जी मैं उड़िया में हमारे दर्शकों को वही बोल रहा था कि दर्शक हमारा ये जानना चाहते हैं कि भारत देश के अंतिम प्रधानमंत्री कौन होंगे और क्या कहता है आपका रिसर्च, इसके बारे में बताइए। देखिए, भारतवर्ष के अंतिम प्रधानमंत्री कौन होंगे तो ये तो 500 साल पहले ही लिख दिया गया था। अब इसमें थोड़ा सा लोगों ने जैसे मालिका का ज्ञान जैसे आप लोगों ने भी दिया, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे दिया, तो बहुत सारे लोगों ने एक्साइटमेंट में नरेंद्र मोदी का नाम लेना शुरू कर दिया था कि नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के आखिरी पीएम होंगे। तो पहले मैं अपनी जो स्क्रिप्ट जो है, जो हमारा वीडियो है जो आप एंड में देख सकते हैं, तो उसकी स्क्रिप्ट के मुताबिक जो है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी रिसर्च जो है उसके बारे में क्या है। तो जानते हैं क्या कहा था संत अच्युतानंद दास ने भारत के आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री के बारे में अपने ग्रंथ भविष्य मालिका में। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भला भारत के आखिरी प्रधानमंत्री की बात आज के समय में कहां से आ रही है। बहुत सारे लोगों को अजीब लग रहा होगा कि आखिरी प्रधानमंत्री की बात कहां से आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इंडिया तो यहाँ है पिछले इतने सैकड़ों साल से और आगे सैकड़ों साल भी रहेगा। तो यहाँ हम आपको बता दें कि ग्रंथों की माला जो भविष्य मालिका में कलयुग के अंतिम कालखंड और युग बदलने को लेकर अनेक सटीक भविष्यवाणियां की गई है जो आज के समय से संबंधित है। इन विषयों पर जैसा कि आप जानते हैं कि हम जर्नलिस्ट गुरु चैनल में वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हम एक और बात थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि भविष्य मालिका के मुताबिक सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा। तो कलयुग का अंत हो चुका है, महाविनाश की प्रक्रिया इसी साल से शुरू होने वाली है और फिर उसके बाद नया युग आएगा। तो अभी हम जो है वो संधि काल या संध्या काल जिसे कहते हैं, तो उसमें है कि मतलब ये कलयुग का अंत और सतयुग शुरू होने से के बीच की जो स्टेज होती है वहां से हम उस बारे में जो है बात कर रहे हैं। तो भगवान भविष्य मालिका में जैसा कि इंडिकेटेड है कि भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर से संकेत मिलेंगे, जो जिसपर हमने वीडियो भी बनाया था कि वो कौन से 20 संकेत है जो जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कलयुग का अंत मतलब हो गया है। तो उस वीडियो को देखेंगे या आप वैसे भी पढ़ेंगे नेट पे तो आपको पड़ जाएगा कि कलयुग का हाँ तो बिल्कुल, बहुत सारे संकेत वो मिलते रहते हैं, जैसे मंदिर से बार बार पत्थर का गिरना और मंदिर के जो पवित्र जो ध्वजा है वो गिरकर आके समुद्र के किनारे पे लग जाना। तो ये सब चीजें जो है, और मंदिर का जो चक्र होता है ना, नील चक्र, तो उसमें क्या होता है कि बहुत अभी ये हाल ही की बात है, काफी संख्याओं में से ईगल जो है एक नकारात्मक शक्ति हम मानते हैं, वो उड़ने लगे थे। तो ये सब संकेत जो है बीच बीच में हमें देखने को मिलता है। और जो वो पेड़ गिरा था जो कल्प वृक्ष था जो जी हाँ हाँ और हाँ, उसके में साफ साफ लिखा हुआ था कि उसके बाद जो है लोगों के मरने का सिलसिला शुरू होगा और 2019 के एंड में ही ये कोरोना नाम की बीमारी आ गई थी, जिसके बाद लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ था। और उसमें ये भी हुआ था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में मरेंगे कि जो डेड बॉडीज है वो अनअटेंडेड रह जाएंगी, वो घरों में पड़ी रह जाएंगी और तमाम तरीके की बातें थी। और उसमें जो लेकिन सबसे बड़ा अभी जो हुआ है कि पिछले हफ्ते में जो हुआ है कि 3 बार जो है शुद्धिकरण हुआ है भगवान जगन्नाथ मंदिर में और 2 बार जो है वहाँ 2 दिन लगातार जो है वो ब्लड के ड्रॉप्स मिले हैं और तीसरे दिन ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि तीसरे दिन किसी भक्त को उल्टी आ गई थी। तो इस वजह से लगातार 3 दिन जो है वो वहां पर जो है शुद्धिकरण हुआ है। सर जी एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या ये न्यूज आपका नेशनल मीडिया में कवर किया था? ये न्यूज है आया था, सब जगह आया था कि मतलब ऐसा हुआ। उसमें ये नहीं, उसमें भविष्य मालिका वर्ड नहीं लिखा था, लेकिन उसमें ब्लड ड्रॉप्स की बात जो है वो सारे मेजर न्यूज़पेपर्स में आई है। जी जी। और अब जो है हम आगे की मतलब जो बात है वो करते हैं। भविष्य मालिका के मुताबिक जो है 29 अप्रैल 2022 को शनि जो है वो मकर राशि से
आपका कुंभ राशि में जाएंगे और इसी के साथ ही थर्ड वर्ल्ड वॉर की नींव पड़ जाएगी। इसके बाद जो है शनि वक्री होकर 12 जुलाई को वापस मकर में आ जाएंगे। तो उसके बाद के समय में युद्ध के बढ़ने की गति कुछ महीने के लिए रुक जाएगी, लेकिन 17 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, 17 जनवरी 2023 को जो शनि यानी सैटर्न का जो ट्रांजिट होगा कुंभ यानी एक्वेरियस में दोबारा से, यहाँ पर जो है क्लियरली थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। अब तीसरा विश्व युद्ध हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध से भारत के आखिरी जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उनका फेट जुड़ा हुआ है, उनका भाग्य जो है वो जुड़ा हुआ है। तो तीसरा विश्व युद्ध जो है वो कुल मिलाकर के, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, 6 साल 6 महीने तक चलेगा और भारत उसमें आखिरी के 13 महीने में शामिल होगा। ये समय यानी कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2027 एंड होगा या फिर 28 और 29 होगा, यानी 29 तक ही मामला जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी जो अप्रैल में मई जून जुलाई में जो होगा, जो शनि का ट्रांजिट होगा, उसमें आपको जो है नींव पड़ती हुई नजर आएगी थर्ड वर्ल्ड की। थर्ड वर्ल्ड वॉर जो शुरू होगी वो 17 जनवरी को जो ट्रांजिट होगा उसके बाद ही शुरू होगी। तो उससे अगर हम 6 साल कैलकुलेट करते हैं तो 2028 का समय आता है। तो 2028 के समय में भारत जो है वो पूरी तरीके से विश्व युद्ध में इसमें शामिल हो जाएगा। और भारत क्यों शामिल होगा? क्योंकि भारत पर चीन और 13 मुस्लिम देश हमला करेंगे। उन 13 मुस्लिम देशों में जो देश सबसे आगे बढ़ चढ़ करके भारत पे हमला करेगा वो आप समझ रहे होंगे कौन सा देश होगा, वो पाकिस्तान होगा। तो जब पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा, 12 और मुस्लिम देश भारत पे हमला करेंगे, चीन भारत पे हमला करेंगे, तो उसके बाद जो है स्थिति काफी बदल जाएगी और भारत में जो है कुछ समय के लिए मिलिट्री शासन आ जाएगा। क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं भारत में एक स्टेबल सरकार है 2024 तक, और 24 के बाद 2024 में 2 ही साल का समय रह गया है, उसमें लोकसभा चुनाव होता है। तो अगला जो चुनाव का समय आता है 2029 के राउंड आता है। लेकिन ये 2029 वाला चुनाव जो है, जहां तक मुझे लगता है ऐसा कोई चुनाव हो नहीं पाएगा और मिलिट्री शासन सरोज जी, जो आप है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप बोल रहे हैं कि 2029 में चुनाव नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। जब 2028 में जब भारत इन्वॉल्व हो जाएगा हिम्मत विश्व होगा, युद्ध, हाँ। तो फिर इलेक्शन प्रोसेस कहाँ रह जाएगा? जो लोकतंत्र वाली प्रक्रिया तो मतलब पूरी तरीके से पटरी से उतर जाएगी। ठीक है? तो युद्ध के चलते देश में लोकतंत्र की जगह कुछ समय के लिए मिलिट्री शासन भी रहेगा और उसके बाद जो भारत बनेगा वो आज के भारत की तुलना में बहुत बड़ा होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि भारत के आखिरी पीएम होंगे जिनकी हम अभी बात करेंगे, लेकिन भारत जो है वो रहेगा, लेकिन एक दूसरे फॉर्म में रहेगा। फिर वो अखंड भारत और एक बहुत बड़ा भारत होगा, वो आज वाला भारत नहीं होगा। तो ये जो सेटअप है, ये जो ज्योग्राफिकल सेटअप है, जिसे हम आज की तारीख में इंडिया मानते हैं, भारत मानते हैं, तो उसके आखिरी पीएम होंगे जो कि 2028 तक रहेंगे। जहां तक मेरे को अपना कैलकुलेशन और जो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है और जो ग्रह बता रहे हैं, ग्रहों की स्थिति देख करके ये मालूम पड़ा। यानी सौरभ जी, इसका मतलब ये है कि आपका रिसर्च ये कहता है जो आज से सैकड़ों साल पहले जो अखंड भारत था, वो भारत दोबारा हमें देखने को मिलेगा। हाँ, वो अखंड भारत दोबारा लौट आएगा और ऐसा भविष्य मालिका में लिखा है। अब मैं उसका आगे आपको बताता हूँ। भविष्य मालिका में खास तौर पर भारत के आखिरी राजा या पीएम के बारे में जो लिखा गया है उसके बारे में हम जानते हैं। तो भविष्य मालिका की 2 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं जिससे भारत के आखिरी राजा का एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट किया जाता है। भविष्य मालिका की ओडिशा के आखिरी राजा और भारत के अंतिम प्रधानमंत्री से संबंधित भविष्यवाणियों के बारे में जानते हैं। ओडिशा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे। ध्यान देने की बात है कि आज की तारीख में पुरी के राजा वो आज भी है। ही है। ठीक है? बिल्कुल। तो अब गजपति महाराज के शासन काल में ही जो है वो भारत के भी आखिरी पीएम होंगे, जो भी होंगे। तो भारत के आखिरी पीएम के बारे में लिखा हुआ है कि भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा, उसकी कोई संतान नहीं होगी, वो एक योगी पुरुष होगा। जब चीन और पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देश भारत पर हमला करेंगे तब वो युद्ध में भी भारत का शुरुआत में नेतृत्व करेगा। यानी कि वो लड़ाई शुरुआत में वही कमांडर होगा एक तरीके से। इसके बाद थोड़े समय के लिए भारत में मिलिट्री शासन आ जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भविष्य मालिका के मुताबिक अगर साल 2028 और 2029 में भारत युद्ध में शामिल किया जाएगा तो स्थिति में जाहिर है लोकतांत्रिक
प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से पटरी से उतर जाएगी और सेना को ही देश की बागडोर कुछ समय के लिए संभालनी होगी। ये स्थिति कई बड़े देश इतिहास में देख चुके हैं। ऐसा बहुत जगह हो चुका है कि मार्शल लॉ लग जाता है। ये जब वॉर वाली सिचुएशन आती है तो उस समय सब लोग डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म सब भूल जाते हैं। ठीक है, उस समय जो है मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है, वो जरूरी होता है। उसके अलावा कोई चारा नहीं होता है। तो वैसी ही कुछ परिस्थितियां बनती दिख रही है। अब जहां तक जी भारत के अंतिम प्रधानमंत्री की बात है तो भविष्य मालिका पढ़ने वाले कई लोग नरेंद्र मोदी को ही भारत का आखिरी पीएम मानते आए हैं। तो सत्या जी, आपने भी ऐसी बात सुनी होगी या जी जी मेघमाल? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे उड़ीसा में भी लोगों का यही कहना है, खाली उड़ीसा में भी नहीं, देश भर में अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग कोने से लोगों का यही मानना है, शायद अंतिम राजा नरेंद्र मोदी ही होंगे। क्या आपका रिसर्च यही है या कुछ अलग है? मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं इसकी वजह बताऊंगा आपको। इसकी बड़ी वजह है कि नरेंद्र मोदी एक योगी पुरुष है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग को विश्व में लोकप्रिय किया है। मतलब ये लोग इसी वजह से मानते आए हैं कि और उनकी कोई संतान भी नहीं है। उनको एक शक्तिशाली हिंदुत्ववादी नेता के तौर पे भी देखा जाते हैं। लोग आमतौर पे इतना पार्ट देखते हैं कि कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी ही होंगे। लेकिन जब भी कोई भविष्यवाणी होती है तो आपके सामने जो नोन फैक्टर्स होते हैं आप उनसे रिलेट करके भविष्यवाणी को सत्य असत्य या भविष्यवाणी के बारे में अंदाजा लगाते जाते हैं। लेकिन जो सही भविष्यवाणी होती है वो जैसे जैसे समय निकट आता है तो वो और ज्यादा रिफाइन होती जाती है और ज्यादा आपको अपने सामने दिखने लगती है। अब इसी भविष्यवाणी के बारे में 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले लोग किसी और का नाम लेते, किसी और के बारे में सोचते। जब लोग नरेंद्र मोदी को इतना ज्यादा नहीं जानते थे नेशनल लेवल पे, तो नरेंद्र मोदी आगे तो लोग नरेंद्र मोदी का नाम लेने लग गए, है ना? लेकिन अगर हम भविष्यवाणी को ताजा परिप्रेक्ष्य में देखें तो नरेंद्र मोदी के स्थान पर योगी आदित्यनाथ के आखिरी प्रधानमंत्री होने की संभावना ज्यादा लगती है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से और जो भविष्य मालिका में लिखा है उसके हिसाब से जहां तक मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ही भारत के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे, मौजूदा भारत के मिलिट्री शासन आने से पहले। जो मिलिट्री शासन हमें 2028 और 29 में देखने को मिलेगा। सौरभ जी, यहाँ पे बस एक सवाल मैं करना चाहूंगा। हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त हुआ है और बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को और योगी सरकार को। कि उसको मद्देनजर में रखते हुए आप ये आकलन तो नहीं बता रहे? नहीं, उससे जो है कंफर्मेशन मिला है बस। क्योंकि अच्छा, जो उससे आपको कंफर्मेशन मिला है? उससे सिर्फ कंफर्मेशन मिला है जी क्योंकि वो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है वो एक योगी पुरुष होगा। तो डायरेक्टली नाम तो नहीं लिखा है लेकिन आधा नाम तो लिखा ही हुआ है। योगी आदित्यनाथ का आधा नाम तो उसमें लिख ही दिया गया है ना? और बाकी जो नरेंद्र मोदी की जो बातें हैं उनकी कोई संतान नहीं, वो सब तो वो पहले से ही क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर भविष्य नहीं, मैं मालिका वही जानना चाहता हूँ, जो जब आप बोल रहे हैं कि योगी पुरुष होगा, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं और योगी क्यों है, वो बात मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, योगी पुरुष होगा। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक, अगर आप पूरा मतलब हिस्ट्री में पूरा एक बैकग्राउंड अगर आप देखते हैं तो ये गोरखनाथ मंदिर से भी रिलेटेड रहे हैं। ठीक है, और ये इन्होंने अपना जो पूरा जो जीवन जिया है वो एक योगी की तरह ही जिया है। ठीक है, जी और ये बहुत कम एज में, जैसे आप कहते हैं ना, जब ऊपर वाले की या भगवान का कोई आशीर्वाद होता है तो आदमी बहुत कम एज में बहुत कुछ अचीव करता है। आपको, मुझे पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, कि इनकी एज 50 साल भी नहीं है। जी जी। और नरेंद्र मोदी का जो अच्छा पॉलिटिकल करियर, जब वो सीएम भी बने थे तो 50 साल की एज के बाद बने थे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, ये तो अगर फैक्ट है। इंडिविजुअल पॉलिटिकल अचीवमेंट्स में देखें 50 साल के एक पॉलिटिशियन के हिसाब से, तो इंडिया में ये नंबर 1 नहीं होंगे तो नंबर 2 या नंबर 3 के नीचे नहीं होंगे। अगर आप ओवरऑल आकलन करें योगी आदित्यनाथ का, ये 5 बार सांसद रह चुके हैं। ये दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और उसके अलावा उसमें योगी लिखा हुआ है वर्ड, जो योगी वर्ड भविष्य मालिका में जो लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा है कि जिसे हम नरेंद्र मोदी से डायरेक्टली लिंक कर पाए। नरेंद्र मोदी का नाम हम लोग इसलिए ले रहे थे क्योंकि किसी ने कुछ साल पहले तक ये सोचा, 2 3 4 साल पहले तो सोचा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ का जो है इतना तगड़ा जो है वो जंप होगा। आप ये देखिए कि जो बीजेपी की तमाम राजनीति थी, इनको 2017 में जब ये सीएम बने थे, इनको बनने से रोकने की तमाम अंदर बीजेपी के लीडर कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं रोक पाए।
और ये बन गए, है ना। तो तब तक जो है, अगर कोई भी आदमी भविष्य, आप भी भविष्य मालिका उस टाइम 2016-17 में आप जानते थे, तो योगी आदित्यनाथ बस एक सांसद थे गोरखपुर से, और वो भी जो है, जो टॉप लीडरशिप जो है, जो पार्टी की, जो गवर्नमेंट की, उससे अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे टर्म्स में नहीं माने जाते थे। ये 2017 तक, 5 साल पहले तक की बात है। और अगर आप, मैं आपको थोड़ा सा नरेंद्र मोदी, क्योंकि मैं पर्सनली कई बार मिला हूँ, तो उनके बारे में भी जो है ये चीज है कि हाँ, आपने कई बार मिले हैं और आपने उनके साथ मीडिया इंटरेक्शन भी किए हैं कई बार। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी आप मिले हैं, अब जब वो देश के प्रधानमंत्री हो चुके थे तब भी आप मिल चुके थे। तो उसमें हमें जो, मतलब इतना नरेंद्र मोदी के बारे में, जैसे 2010-11 तक इवन आडवाणी ने भी नहीं सोचा था कि वो पीएम बन जाएंगे, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो सिचुएशन होता ये है कि आप नॉन फैक्टर्स के हिसाब से आप भविष्यवाणियों को जज करते हो। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब आप बोल रहे हैं कि अगर अंतिम प्रधानमंत्री जो है वो मोदी नहीं होंगे और वो योगी होंगे, तो यहाँ पे एक सवाल मन में आता है, बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वहां पे, मैं कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ, बस एक जो दृष्टिकोण है उसको मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बीजेपी में और भी दिग्गज पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है, तो उनके नाम आना चाहिए। आप सीधा सीधा आप योगी के नाम ला रहे हैं। देखिए, जो दिग्गज पॉलिटिशियन है वो 4-5 ही जो रह गए हैं, जो आडवाणी के टाइम के, जो नरेंद्र मोदी की ऑलमोस्ट एज के या उनसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एज में है, तो उन सबके फिटनेस लेवल में और नरेंद्र मोदी के फिटनेस लेवल में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपको याद हो, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जो अंतिम यात्रा जा रही हाँ, थी, तो बीजेपी ऑफिस से लेके आईटीओ तक जो है, ये 7 किलोमीटर तक अगस्त के चले थे, महीने, वो पैदल चले थे। दिल्ली में अगस्त के महीने में ये पैदल चल करके गए थे। और उससे पहले वो विदेश का दौरा करके आए थे। हाँ, और उसके बाद वो 7 किलोमीटर पैदल चल के गए। इनके साथ चलने वाले इवन जो सिक्योरिटी के लोग थे, उनकी भी हालत खराब हो रही थी। उसके बाद वो लौट करके आए और रात को घर जाके बस स्नान करके और सीधा ये एयरपोर्ट गए। केरल में बाढ़ आ गई थी। ये रात को एयरक्राफ्ट की जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो एकदम फ्रेश लग रहे थे। तो ये इनका फिटनेस लेवल है। और नरेंद्र मोदी जो है, मतलब उनमें कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जो भविष्य मालिका जो है, अगर आप भविष्य मालिका पे जाओगे, उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ ही भारत के आखिरी पीएम होंगे। अब मैं आपको ब्रीफ में बिल्कुल जो है 6 वजह बताता हूँ कि क्यों ऐसा होगा। 6 बजे, मतलब 6 कारण जो है, 6 प्रमुख कारण जो है आप बताएंगे। हाँ, ठीक पहली है, बात, जी जी जी, बिल्कुल। तो ओडिया में मैं थोड़ा समझा देता हूँ हमारे दर्शकों को। दर्शक बंधु आम सहित बर्तमान जोड़ी सीनियर जर्नलिस्ट गुरु श्री सौरभ कौशिक, दीर्घ 20 वर्षर मीडिया एक्सपीरियंस, राष्ट्रीय न्यूज चैनल आज तक रहे 12 वर्ष काम करछंती, सीधी बात प्रोड्यूसर मध्य थे। खाली सेतिक नुहे, अनेक किसी विदेश गस्तर मध्य जाइजंती, खाली सेतिक भी नुहे, से मैनेजर भोटो हुअन्तु, परवेज मुशर्रफ किबा से बहुत किसी देश विदेशर एम्बेसडर मानकर मध्य सहित से मीडिया इंटरेक्शन करछंती। वर्तमान देश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सहित मध्य से मीडिया इंटरेक्शन करि चलछंती। शेषरे से मनस्थ कले लेखिबा पई गोटे पुस्तक जहा मालिका अपराधित, मालिकार फ्यूचर प्रेडिक्शन, भविष्य मालिका उपरे से लिखुछंती सुदूर दिल्ली रे बसी गोटे पुस्तक। ए वर्ष शेष सुधा बहुत वे ताकर पुस्तक हमको देखियार सुযোগ मिलिबो। तो अभी हम सुनते हैं सौरभ जी का ये 6 बजे क्या है, जी बताइए। देखिए, पहली है, योगी आदित्यनाथ ना केवल एक योगी पुरुष है, बल्कि उनके नाम में ही योगी शब्द आता है। जी शायद संत अच्युतानंद दास ने ये भविष्यवाणी नाम के साथ साफ शब्दों में की थी, जिसे लोग समझ नहीं पाए। ठीक है, उन्होंने साफ साफ जो है योगी और आगे कुछ वर्ड्स लिखे जिनको लोग समझ नहीं पाए, और वो योगी पुरुष या महान योगी या लोग ऐसे जो है वो बोलने लगे। योगी लिखने का मतलब ही था कि ये योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है। 2017 से पहले तक हम ऐसा कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक सांसद थे। दूसरी वजह, योगी आदित्यनाथ की कोई संतान भी नहीं है। ये हम भविष्यवाणी से रिलेट कर रहे हैं कि भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि कोई संतान नहीं होगी। तीसरी वजह, 50 साल से भी कम
उम्र, यानी कि आप उनका अचीवमेंट देखिए, 50 साल से भी कम की उम्र में योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रह चुके हैं और 2 बार यूपी जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि बीजेपी का एक भी लीडर ऐसा नहीं है, जो 5 साल पूरा टर्म करे यूपी में और फिर 5 साल के लिए इलेक्ट हो। बल्कि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से पहले, उससे पिछले वाले जो इलेक्शंस थे, उनमें तो बीजेपी की हालत दयनीय थी। एसपी और बीएसपी मेन फोर्स होते थे और बीजेपी और कांग्रेस जो है एक साथ स्लाइड कर रहे थे स्टेट में। तो उन्होंने उस पार्टी को जो है वो इकट्ठा किया और आपको ये समझना होगा कि लोकसभा में जो यूपी की सीट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। इस टाइम योगी आदित्यनाथ किसी भी दिन अपना अगर पीएम बनने को क्लेम करते हैं तो यूपी और जो बिहार और उससे लगा जो एरिया 25% सांसद तो उनके साथ ऐसे ही आ जाते हैं ऑन एनी डे, जो उनके साथ उनके सपोर्ट में है। योगी आदित्यनाथ जो है वो हिंदुत्ववादी तो है ही, जैसे कि आप जानते हैं। हाँ, वो और तो बिल्कुल कट्टर हिंदू है। हाँ, और वो तो सीधे-सीधे गोरखनाथ जो ट्रस्ट है, गोरखनाथ जो गोरखपुर में जो सेटअप है पूरा, उससे डायरेक्टली रिलेटेड है ना? अब उसमें उनके जो धार्मिक जो क्रियाएँ वगैरह उसमें हम नहीं जाएँगे, लेकिन हिंदुत्ववादी होने के मामले में कोई उन्हें नरेंद्र मोदी से कम नहीं कह सकता है। अच्छा सर, एक राष्ट्र चीज़ मैं जानना चाहूँगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। जो गोरखनाथ मंदिर की आप जो बात कर रहे हैं, क्या इसपे भी मालिका में कुछ ज़िक्र किया किया हुआ है क्या? गोरखनाथ मंदिर के बारे में एक जगह ज़िक्र है, पर मैं अभी वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर हम उस डिस्कशन में गए तो प्राइम मिनिस्टर का डिस्कशन वो पीछे रह जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। जी, आप बताइए। तो हिंदुत्ववादी होने के मामले में योगी आदित्यनाथ भी नरेंद्र मोदी से कम नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर वो एक शक्तिशाली और प्रभावशाली हिंदू शासक बन सकते हैं। जैसे कि उसमें बोला गया है कि एक हिंदूवादी जो है वो व्यक्ति होगा, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल हिंदू लीडर होगा, तो वो पूरी तरीके से क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर हम साल 2028 की बात करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो नरेंद्र मोदी की उम्र उस समय तक लगभग 78 साल की हो जाएगी, यानी कि अप्रोचिंग 80। ऐसे में वो खुद ही किसी युवा व्यक्ति को अपना कामकाज सौंप सकते हैं। नरेंद्र मोदी एक बहुत ही समझदार व्यक्ति है और जैसा कि जो भी जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है और जो लोग उनसे मिले हैं, वो ये बात समझते हैं और नरेंद्र मोदी जो है वो टाइम की इम्पोर्टेंस समझते हैं। उनके कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है। उसके बाद जो है आगे बढ़ने का टाइम होता है। मेरे को जहाँ तक मेरी पर्सनल फीलिंग है कि अगर नरेंद्र मोदी मान लीजिए पीएम के कैंडिडेट नहीं बन पाए होते 2014 में या वो वो आगे मतलब उनको नहीं लगता कि वो आ सकते हैं दिल्ली में, तो वो मेरे ख्याल से राजनीति से भी अब तक रिटायर हो गए होते। उनमें काफ़ी पेशेंस है, अगर आप उनकी पूरी जीवन यात्रा देखेंगे, उनमें बहुत पेशेंस है और वो एक समझदार व्यक्ति है। वो ऐसे नहीं है कि वो पोस्ट से चिपके रहेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि कोई काबिल व्यक्ति आ गया है, तो उसको जो है वो अच्छा, आगे वो पावर भी ट्रांसफ़र कर खुद देंगे। जो है वो पावर ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाएँगे। हाँ, और ये शायद भारत के पिछले कितने प्रधानमंत्री जो रहे हैं, उनमें से मतलब मोस्ट जो जिसे आप कहेंगे ये बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट आदमी है और ये सुबह-शाम, दिन-रात सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं और उसी के लिए ये काम करते हैं और इनको किसी भी टाइप की छोटी-मोटी पॉलिटिक्स में कोई मतलब वो इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि अब वो एक ग्लोबल लीडर के लेवल पे पहुँच चुके हैं। तो वो ग्लोबली चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वाले में भी वो काफ़ी सीरियस है, पीएम काफ़ी वो बल्कि वो थोड़े बहुत तनाव में भी है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे इस सिचुएशन से इंडिया जो है, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के लोगों पर लीस्ट इम्पैक्ट पड़े। ठीक है? तो बहुत उसकी बहुत संभावना है कि वो खुद ही योगी आदित्यनाथ को पावर जो है अपनी ट्रांसफर कर देंगे। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर चलती रहेगी और इस टाइप की सिचुएशन आएगी, जो कि भविष्य मालिका के मुताबिक 100% आएगी। आज देश में महंगाई और बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, जिसे मौजूदा सरकार रोकने में कामयाब नहीं रही है। सरकार कितनी भी कोशिशें कर रही है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हो रहे हैं कि महंगाई जो है और बेरोजगारी इस सरकार के काबू में नहीं आ रही है। इससे युवाओं के एक बड़े वर्ग में असंतोष भी है। आप जानते हैं कि मतलब युवा वर्ग जो है इस टाइम असंतुष्ट है और
आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हालाँकि इसकी बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिसमें सरकार का कोई डायरेक्ट हाथ नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड इतने ज़्यादा जॉब्स हो गए हैं। मैनुअल जॉब्स दिनों-दिन कम होते जा रहे हैं। चाइना से जो चीज़ें आ रही हैं, जो मार्केट में जो चीज़ें आ रही हैं, वो इस तरीके से आप किसी देश से चीज़ें लेना, अगर आप डब्ल्यूटीओ में कैसे रोक भी नहीं सकते। तो बहुत सारी वजह है कि मतलब इंडिया जो है, इंडिया में बेरोज़गारी फैल रही है, लेकिन इससे जो युवा लोग हैं वो असंतुष्ट है और नए जॉब्स उस हिसाब से क्रिएट नहीं हो रहे हैं। और महँगाई तो आप जानते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स होते ही हैं, आजकल इंटरनेशनल फैक्टर्स भी बहुत हैं, जैसे कि ये वॉर हो रही है, अब इसमें कोई पेट्रोल डीजल के दाम को कैसे काबू करेगा? जी। बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं में दिनों-दिन योगी आदित्यनाथ काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। ये अक्रॉस ऑल द स्टेट्स हो रहा है और अब आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से कि वो दूसरे स्टेट्स में भी कैंपेनिंग के लिए जाने लगे हैं और जो उनका सेकंड टर्म होगा योगी आदित्यनाथ का, उसमें निश्चित तौर पे आप जो है उन्हें दूसरे स्टेट्स में कैंपेनिंग करते हुए देखेंगे। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि आप कहेंगे कि दूसरे स्टेट में कैंपेनिंग करने से क्या होता है? दूसरे स्टेट में कैंपेनिंग करने से बहुत कुछ होता है। अगर आप नरेंद्र मोदी का भी एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो नरेंद्र मोदी से जयललिता भी मिलती थी और वो चेन्नई भी जाते थे जब वो सीएम थे और अलग से विजिट पे जाते थे। तो उसका रीज़न क्या था कि नॉन बीजेपी पार्टी वाले लोग भी उनसे मिलते थे। ये हाँ, प्रचार के उस समय मुझे भी ध्यान है, वो कई सारे प्रदेश घूमते थे, कई सारे प्रदेश के जो वहाँ के जो सीएम थे, उनसे मिलते थे। बात वो वहाँ तक भी नहीं रुका, वो वहाँ पे भी पहुँच गए थे, कश्मीर में जो लाल चौक है, वहाँ भी पहुँच गए थे। और जी, उसके मतलब अलावा जैसे बिहार में भले ही बाढ़ आई हो, उस टाइम नीतीश कुमार ने सपोर्ट देने से मना कर दिया हो। जी, उत्तराखंड जी। की गवर्नमेंट हाँ, थी, वो पहुँच गए थे जब विजय बहुगुणा वहाँ हाँ, पर थे। उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी, वहाँ पे भी पहुँच गए थे वो। हाँ, मैं वहाँ पे मौजूद था जब वो उनसे मिलने गए थे वहाँ पर। तो नरेंद्र मोदी जो है वो ऑलरेडी गुजरात के बाहर दौरे लगाकर और लोग उनसे मिल क्यों रहे थे? लोग इसलिए मिल रहे थे क्योंकि लोग जानते थे कि ये भारत के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और वही सीएम सिचुए के दौर में नहीं मिल रहे थे, वो पीएम की होने से मिल रहे थे। हाँ, अब वही सिचुएशन अब अगले 2-3 साल में आप योगी आदित्यनाथ के साथ देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जो है उनसे भी अपोज़िशन के लोग बहुत मिलेंगे और अपोज़िशन के लोगों से वो मिला करेंगे, दूसरे स्टेट्स में जाया करेंगे क्योंकि उनको भी अब लगने लगेगा कि योगी आदित्यनाथ जो है वो आगे चल के एक बड़े पीएम पद के दावेदार हैं और शायद पीएम बनेंगे भी। तो अब बीजेपी के युवा कार्यकर्ता जो हैं, उनमें भी योगी आदित्यनाथ पॉपुलर हो गए हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पीएम बनने का रास्ता जो है, वो काफ़ी हद तक साफ है और कोई नेता नहीं है, जो कि उन्हें कोई अभी हाल में कोई जो उनके आस-पास भी कोई चुनौती देता दिख रहा हो। यानी भविष्य मालिका में जिस योगी पुरुष के भारत के आखिरी पीएम के तौर पर बात की गई थी, वो काफ़ी हद तक अब बात साफ हो गई है। मैं कह रहा हूँ कि पहले एम्बिग्यूटी थी, पहले क्लैरिटी नहीं थी, पहले स्पष्ट नहीं था कि कौन बनेगा पीएम, ठीक है? नरेंद्र मोदी बन सकते थे, मुझे भी लगता था नरेंद्र मोदी बन सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले दूसरे वीडियो बनाए, इतने बड़े-बड़े वीडियो बनाए भविष्य मालिका पे, इतना कुछ दिया, आपको भी इंटरव्यू दिया, लेकिन कभी ये बात नहीं की, क्योंकि हमें कन्फर्मेशन चाहिए था। ये इलेक्शन रिजल्ट जो आया है, इसमें हमें कन्फर्मेशन मिल गया है कि जिस योगी की बात हो रही थी, वो योगी आदित्यनाथ ही है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ भारत के पीएम हो सकते हैं। साथ ही मिलिट्री शासन से पहले वो मौजूदा भारत के आखिरी पीएम भी होंगे, मिलिट्री शासन से पहले। भविष्य मालिका के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध के बाद अखंड भारत बनेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा और उसके बाद जो है एक नई शासन व्यवस्था आएगी और इस शासन व्यवस्था जो अभी की जो शासन व्यवस्था है लोकतंत्र, उससे काफ़ी अलग होगी। अब कई लोगों को लगता है कि लोकतंत्र बहुत अच्छी चीज़ है और परफेक्ट सिस्टम है, तो परफेक्ट कुछ भी नहीं है। जो सुभाष चंद्र बोस है, वो ये कहते थे कि जब तक देश के लोग शिक्षित नहीं हो जाएँ, तब तक इस देश में जो है लोगों को सारे जो है लोकतंत्र की जितनी भी चीज़ें हैं, वो अप्लाई नहीं करनी चाहिए। पहले लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, 10 साल तक तो इलेक्शन होने भी नहीं चाहिए। ऐसा ही बहुत सारे लोगों का मानना था कि जो लोकतंत्र है, जो वोट से आप जो चुन रहे हो, ये कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है। अब इसमें भी भारत का लोकतंत्र टोटली डिफरेंट है, अमेरिका का लोकतंत्र टोटली डिफरेंट है ना? आप देखते हैं लोकतंत्र में भी अलग-अलग सिस्टम है। इवन जो आप सेक्युलरिज़्म वर्ड जो है, वो भारत का सेक्युलरिज़्म अलग है और यूरोप का सेक्युलरिज़्म अलग है, ठीक है? तो किसी भी वर्ड पे या किसी भी कॉन्सेप्ट में लोकतंत्र बेस्ट चीज़ है, ये हम नहीं बिलीव कर सकते। जब भगवान कल्कि आ जाएँगे
क्योंकि कुछ साल में आने वाले हैं, 2028-29 के बाद तो क्लियर हो ही जाएगा। तो जब महाविनाश होगा, जब महाविनाश कंप्लीट होगा और फिर नए समय की शुरुआत होगी और वो दोबारा से जो है हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तो वो मेरे को लगता है कि वो कोई बहुत बढ़िया ऐसी व्यवस्था करेंगे जो लोकतंत्र से भी बढ़िया होगी। जी, जी, बिल्कुल। बढ़िया लगा आपसे बात करके, आपका रिसर्च काफ़ी हद तक मतलब अंदर तक आपने बिल्कुल चले गए हैं और काफ़ी सारे मलाइका की किताब को आपने अच्छे तरीके से शायद रिसर्च किए हैं, उसके बाद शायद ही आप ये नतीजे पे पहुँचे हैं। हाँ, और इसमें यहाँ पर मैं एक और बात बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग दूसरे बीजेपी के नेताओं के भी नाम लेते हैं जो पीएम बन सकते हैं नरेंद्र मोदी के बाद। वो लोग नहीं बन सकते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी उनसे ज़्यादा फिट है और नरेंद्र मोदी जो है उनके समय ही उनका टाइम आउट हो जाएगा उन नेताओं का। उनका समय निकल जाएगा। नरेंद्र मोदी के पीएम रहते ही रहते। जी, और नरेंद्र मोदी अगर स्वेच्छा से किसी को अपनी कमान सौंपेंगे तो वो किसी फिट आदमी को ही देंगे। जो कि उतने घंटे उस लगन के साथ, उस शिद्दत के साथ देश के लिए काम कर सके, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि वो किसी 80 साल के आदमी को जो है वो देश की कमान दे देंगे या 75 साल के आदमी को। और जो उनके साथी हैं, जो अभी हमें कुछ दिखते हैं कि मतलब अगर नरेंद्र मोदी ना हो तो वो पीएम बन जाए, तो वो सब आउटडेट हो जाएँगे वो लोग। उन लोगों का समय चला जाएगा, तब तक वो खत्म हो जाएगा उनका समय। और एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में 20 साल का है। तो एक पूरा का पूरा जो है वो एक जनरेशन शिफ्ट होगा। और जो अच्छी भी बात है कि मतलब भारत का जो भी पीएम बने एनर्जेटिक उसे होना चाहिए। अब मैं आपको नरेंद्र मोदी कितने एनर्जेटिक है इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। नरेंद्र मोदी अकेले सीएम थे, जो जब हम इंटरव्यू लेने जाते थे गुजरात, तो वो या तो सुबह 6 बजे इंटरव्यू देते थे या रात को 10 बजे। समझ रहे सत्या जी? सुबह 6 बजे या फिर रात 10 बजे? हाँ, हाँ। और हम बहुत बड़े प्रोग्राम के लिए जाते थे और वो या तो सुबह 6 बजे इंटरव्यू देते थे, रात के 10 बजे, क्योंकि उनके पास दिन में टाइम नहीं होता था। और इतने वो बिज़ी थे। तो वो सुबह 6 बजे से उनका काम शुरू हो जाता था। 6 बजे तक वो सूर्य नमस्कार वगैरह सब करके तैयार होके आ जाते थे। नहीं और मतलब सुबह 6 मतलब सुबह 6 मतलब 6-5 नहीं, 6 या 6 10 हाँ, नहीं। 6 बजे। और हम लोगों को उनके रेज़िडेंस पे या उनके ऑफ़िस पे जो पहुँचना होता था, वो फिर उसी हिसाब से 4 बजे पहुँचना पड़ता था, क्योंकि जाके पूरा सेटअप करना पड़ता है इंटरव्यू का। और रात के अगर आपको मेरे को एक इंसिडेंट याद है कि टेबल क्लॉथ जो है हमारा वो खराब हो गया था। जो हम टेबल पे जो जैसे इंटरव्यू लेते हैं टेबल पे टेबल क्लॉथ, जी, मैंने रात को अब रात का 11 बज गया था। अब मैंने जो है फ़ोन किया कि वो भाई उनके जो इंटरव्यू जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं पीआर टीम से, उन्होंने कहा हमारा टेबल क्लॉथ तो लगेज में खराब हो गया, उसमें मतलब वो यूज़ करने लायक नहीं है। और क्या कह रहे हैं बिना टेबल क्लॉथ के कैसे होगा? तो उन्होंने बोला ये नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको रात के 2 बजे भी अगर आप मुझे फ़ोन करते ना, तो आपको 5 बजे टेबल क्लॉथ वहाँ पे मिलता। आप स्पेसिफ़िकेशन बताइए, साइज़ बताइए और कलर बताइए। तो हमने बताया और जब हम वहाँ 4 बजे पहुँचे तो वो जो है टेबल क्लॉथ वहाँ पहुँच चुका था। तो रेडी था। ये एफिशिएंसी होती है। क्या आप बात है! सेटअप में स्टेट लेवल पे नॉर्मली इतना नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये होगी 2007 या 8 की बात बता रहा हूँ। जी, जी, ये जी, जी। ये तब की बात है। वो मतलब तब से वो इतने जो है, वो उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नरेंद्र मोदी के साथ कोई इनएफिशिएंट आदमी काम भी नहीं कर सकता है। और इसीलिए मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी के बाद भारत का कोई इनएफिशिएंट पीएम बन पाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो स्टैंडर्ड्स सेट करके जा रहे हैं पीएमओ में, वो जो है वो बहुत ही टफ है। और वो अगर हम मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखें तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उन स्टैंडर्ड्स तक है या उन स्टैंडर्ड्स पे काम कर सकता है, उस तरीके से काम कर सकता है, और वो योगी आदित्यनाथ। जी, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सौरभ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। रात के बज रहे हैं 12:10 और इस समय भी आपने हमारे चैनल के लिए आपके कीमती वक़्त से शेड्यूल निकाले, उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। समग्र ओडिशा वासियों के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁଦୂର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସୌରଭ କୌଶିକ, ଯିଏକି ସିନିୟର ମିଡିଆ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୁରୁ। ତେବେ
दीर्घ 20 वर्ष तांकर मीडिया एक्सपीरियंस आज तक भली राष्ट्रीय चैनल 12 वर्ष काम कर चलचंती बहुत किसी देश बुलचंती नरेंद्र मोदी रो आरंभ करी कि बहुत बड़ बड़ फिल्म इंडस्ट्री रो एक्टर माने होंतो कुमा क्रिकेट प्लेयर माने होंतो तांका सहित मध्ये मीडिया इंटरेक्शन करचंती से सर मनस्थ करचंती लिखे पई गोटे पुस्तक जहां भविष्य मालिका के ऊपर वो लिख रहे हैं एक किताब सो देखते हैं इस साल के अंत तक शायद उनका किताब आ जाएगा हम मान मध्य इच्छुकतार सहित वेट करी छु केते बेले से किताब आसीबो मार्केट को अब हम मान ताको देखिबार पढिबार सुযোগ पाइबो जोड़िए रहंतु पुन देखा हबो आगे अध्याय जय जगन्नाथ जय पंचसखा।